नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं दमन तिवारी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का महोदय में। इस समय हम लोग बात कर रहे हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में हो रही प्रथम वर्ष के सेकंड सेमेस्टर के परीक्षाओं की, और LLB 3 ईयर्स की बात कर रहे हैं, LLB 5 ईयर्स की बात कर रहे हैं। आज के अपने वीडियो में हम बात करने वाले हैं LLB 5 ईयर्स कोर्स के फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का जो अगला पेपर है हिस्ट्री का जो सेकंड पार्ट है उसकी बात करने वाले हैं कि कौन से 10 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, 10 बड़े सवाल हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं आपकी परीक्षा के लिहाज से। तो अगर आपकी इस सेमेस्टर की जो सिलेबस है अगर उसकी रूपरेखा की बात कर लें तो आपका जो 4 सेमेस्टर और 4 यूनिट का जो डिवाइड किया गया है, लीगल सिस्टम इन एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया, एंशिएंट इंडिया और मेडिवल इंडिया का जो लीगल सिस्टम था उसके बारे में सवाल आते हैं आपके पास। डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश लीगल सिस्टम इन इंडिया, कैसे ब्रिटिशर्स ने लीगल सिस्टम इन इंडिया उसको डेवलप किया, क्या सुधार किए, रिफॉर्म्स क्या थे। एवोल्यूशन ऑफ लॉ एंड लीगल इंस्टीट्यूशंस, हाई कोर्ट जैसे इंस्टीट्यूशंस और जो एवोल्यूशन ऑफ लॉ हुआ उसके बारे में। और जो चौथी यूनिट आपकी है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, जिसके बारे में अगर कहें तो जो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान के बनने का जो पूरी प्रक्रिया है वो, और जो संविधान के बनने के ठीक पहले संविधान जैसी चीज़ें थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का हुआ, ऐसे सारे एक्ट। तो इन सारी 4 यूनिट से जो आपके लिए 10 बड़े सवाल आने हैं। पहली चीज़ तो मैं स्पष्ट कर दूं कि आपके लिए चौथी यूनिट बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहाँ से 2 से 3 सवाल आने की उम्मीद केवल चौथी यूनिट से, इंडिविजुअल 4th यूनिट से। तो 4th यूनिट पे ही खूब काम करिएगा। 4th यूनिट के अलावा भी काम करना है, लेकिन 4th यूनिट पर थोड़ा ज़्यादा काम करिएगा। 10 जो बड़े सवाल हैं आपके लिए उसकी बात अगर करें तो जो आपका पहला सवाल जो लॉ कमीशन आपके बारे में है, जो आपके सिलेबस में है लॉ कमीशन, और लॉ कमीशन में 2 लॉ कमीशन थे, पहला लॉ कमीशन, दूसरा लॉ कमीशन। तो उन दोनों लॉ कमीशन की जो भूमिका थी, उन्होंने क्या सुझाव दिए, क्या समीक्षा करी, क्या सुधार बताए लीगल सिस्टम में, उन दोनों लॉ कमीशन को कायदे से कवर किया जाएगा। तो पहला लॉ कमीशन, दूसरा लॉ कमीशन दोनों आपके लिए बहुत ज़रूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरे की अगर बात करें तो जो हाईकोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट किया गया 1861 में, हाईकोर्ट का जो एस्टेब्लिशमेंट है 1961 में, क्या व्यवस्था की गई थी। हाईकोर्ट एक्ट 1861 में क्या व्यवस्था की गई थी, कैसे उसको एक सामान्य न्यायालय के बजाय वो एक हाई कोर्ट होगा, क्या ऐसी व्यवस्था की गई थी कि लोगों को एक चीज़ पता चल पाती कि वो हाई कोर्ट है, क्या जुरिस्डिक्शन था, क्या उसके पास पावर थी, क्या उसके पास फंक्शन करने की पावर थी, क्या उसके पास ड्यूटीज़ थी। तो वो हाई कोर्ट का जो पूरा मामला है हाई कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट में 1861 में उसको पढ़ करके आएगा। अगले सवाल की बात करें तो जो इस्लामिक लॉ का जो पोर्सन है आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और सुन्नत, क़यास, हदीस ऐसे करके जो इस्लामिक लॉ के सोर्सेज हैं वो भी पढ़ करके आइएगा। और साथ ही साथ जो इस्लामिक लॉ के फीचर्स हैं, जो विशेषताएं हैं इस्लामिक लॉ के सोर्सेज और फीचर्स, जो विशेषताएं हैं और जो स्रोत हैं इस्लामिक लॉ के, इस्लामिक क्रिमिनल लॉ के भी, उन दोनों को पढ़ करके आइएगा। कंटक स्वतंत्र धर्मस्थी जैसे वहाँ पे क्या व्यवस्था है। और हनफी स्कूल में थोड़ा ज़्यादा काम करके आइएगा। हनफी स्कूल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपके सिलेबस में भी है, तो हनफी स्कूल में थोड़ा ज़्यादा काम करके आना। उसके बाद स्कूल का मतलब एक विभाग से, एक उसके अंदर की ब्रांच से, मान लीजिए अगर इस्लाम एक ट्री है तो हनफी उसकी एक ब्रांच है। उसके बाद जो सेटलमेंट्स हुए, जो सेटलमेंट्स जो वैलिड सेटलमेंट हुए, मुझे लगता है 3 सेटलमेंट्स हैं, और वो तीनों सेटलमेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। तीनों सेटलमेंट पुराने पेपर में खूब पूछे गए हैं, इस पेपर में आने की भी खूब संभावना है। तो जो सेटलमेंट वाला पोर्सन है उसको कायदे से पढ़िएगा। और जो सेटलमेंट है सूरत, मद्रास, बॉम्बे एंड कैलकाटा, सूरत, मद्रास, बॉम्बे एंड कैलकाटा का ये जो सेटलमेंट है उसको पढ़ सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। सेटलमेंट के बाद जो आपका अगला टॉपिक है 1661 और 1753, 1661 और 1753 का जो चार्टर था, 1600 का, 1661 का और 1753 का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर था, जिसके द्वारा हम रूल होते थे, जिसके द्वारा हम गवर्न होते थे, वो चार्टर आपको तीनों पढ़ने हैं। वैसे तो बहुत सारे चार्टर आपके सिलेबस में हैं, लेकिन अगर आप इन तीनों को पढ़ करके आते हैं तो बेशक आपको सवाल मिलेगा और आपके लिए थोड़ी आसानी रहेगी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के 1600 वाले, 1661 वाले और 1753 वाले तीनों चार्टर पढ़ करके आएंगे। उसके बाद 3 केस लॉ है आपके पास,
एक तो है राजा नंदकुमार केस, दूसरा है पटना केस, और चौथा है काशीजूरा केस। पटना केस, राजा नंदकुमार केस, काशीजूरा केस, कैसे इसमें ट्रायल हुआ, क्या मसला था, फैक्ट से आप अवेयर ही होंगे, अपनी क्लासेस में पढ़ा ही होगा आपने, तो फैक्ट भी याद रखिएगा, कहाँ के न्यायालयों ने इसका निर्णय दिया था वो याद रखिएगा, जूरी में कौन था उनका नाम याद रखिएगा, और वहाँ से अपने सवाल को, अपने आंसर को फ्रेम करिए। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग वाले क्वेश्चन पे आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में मॉन्टेस्क्यू, जेम्स फोर्ड ने क्या रिफॉर्म्स दिए थे, और जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में पढ़ रहे हैं जैसे जेम्स फोर्ड का रिफॉर्म पढ़ रहे हैं, तो इसी के साथ जो सवाल और हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का क्या रोल है, और मैं जब एक्ट नहीं कह रहा हूँ, मैं एक्ट्स कह रहा हूँ, एक्ट्स का मतलब कि जो दो एक्ट हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उन दोनों का क्या रोल रहा है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग में, क्योंकि कहते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, जो लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल जैसा कॉन्स्टिट्यूशन जैसा इंस्ट्रूमेंट हमारे पास था, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ओरिजिनल टेक्स्ट आज का जो है वो लगभग 50-55% कॉपी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। तो जो भारत शासन अधिनियम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, उसको बहुत कार्य से पढ़ करके आइएगा, और दोनों को कार्य से पढ़िएगा। और जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट है, इसके क्या फीचर थे, और वो फीचर ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो फीचर आज भी हूबहू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट इन सबका क्या रोल था मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। संविधान के जब बनने के बाद हम लोग जब पाते हैं, अगर तुलना करें तो क्या पाएंगे कि कौन सी चीज़ें वहाँ जैसी थी वैसी ही हूबहू आज भी। उसके बाद केस स्टडी की बात करिए, जो रिफॉर्म्स किए विलियम बेंटिक टाइप लोगों ने, सती प्रथा वगैरह पे थोड़ा बहुत काम किया इन लोगों ने, कहना सुनने के लिए जो भी सुधार इन्होंने किया। तो वैसे तो बहुत सारा जो भी सुधार है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा, जो भारतीय विचारक थे, भारतीय दार्शनिक थे, उनके द्वारा किया गया। लेकिन जो वहाँ के लोग थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, इन लोगों ने भी थोड़ा बहुत काम किया दिखाने के लिए कि हम भी भारत के लिए कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे रिफॉर्म्स को भी थोड़ा सा पढ़िएगा जो विलियम बेंटिक ने किए थे। और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाले टॉपिक को भी थोड़ा देखिएगा, क्या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, नस्लीय भेदभाव क्या होता है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो लॉ कमीशन की दोनों लॉ कमीशन का फॉर्मेशन, दोनों लॉ कमीशन की रिपोर्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हाईकोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट, हाईकोर्ट एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1861। इस्लामिक लॉ में आपको सोर्सेज फीचर्स दोनों पढ़ने हैं, हनफी स्कूल का विशेष ध्यान रखिएगा। जितने भी सेटलमेंट हैं सूरत, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास सेटलमेंट पढ़ करके आइएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जारी किए गए 1661 और 1753 के जो चार्टर हैं, उन चार्टर्स पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। राजा नंदकुमार केस, पटना केस, काशीजूरा केस, तीनों केस पर आपके सिलेबस में है, बहुत ज़रूरी है, आपके लिए पढ़ करके आएगा। और इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का क्या रोल, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट का क्या रोल रहा, और मॉन्टेस्क्यू चिप्स सुधार से इसका क्या ताल्लुक है, क्या लेना देना है। उसके बाद का जो सवाल है वो है विलियम बेंटिक का जो सुधार वगैरह, सती प्रथा वगैरह को लेकर के उन्होंने थोड़ा बहुत काम किया था। और इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट जो है आपका 4 मिनट का टॉपिक है, वो भी आपके लिए ज़रूरी है। तो यदि एक बार फिर से हम बात कर रहे हैं आपके सिलेबस की तरफ निगाह करके देखें, तो पूरा सिलेबस आपका जो 4 यूनिट में था, उसमें कुछ आपके पास ऐसे टॉपिक्स हैं कुछ सिलेबस में कि जो पुराने समय का जो एंशिएंट इंडिया में जो हिंदू लॉ थे, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ थे, और हिंदू लॉ में मनु ने क्या थ्योरी दी, आपके यहाँ पे जो लोग के नाम हैं, मनु हैं, नारद हैं, बृहस्पति हैं, याज्ञवल्क्य हैं, जो कहते हैं श्रुति से हमारा जो हिंदू लॉ का सोर्स रहा है, श्रुति, स्मृति, वेद, वेदांत, उपनिषद, पुराण। और इसमें उन लोगों ने क्या कहा, जो क्योंकि लॉ हम लोगों ने कहीं ना कहीं वहीं से डराइव किया है, जो कंटक सुदन धर्मस्थी न्यायालय वाला कंसेप्ट है, वही आज चल के सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट का नाम उसको देते हैं। और वहीं पे जब इस्लामिक लॉ की बात करते हैं, इस्लामिक लॉ के सोर्सेज की बात करते हैं, तो उनका कुरान हो गया, उनके सुन्नत हो गए, उनके हदीस हो गए, उनके कियास हो गए, ऐसे करके जो उनके सोर्सेज हैं, उनमें उन्होंने मुस्लिम लॉ के विषय में क्या कहा है, उनके जो जूरिस्ट हैं उन्होंने क्या कहा है, उनके स्कूल को कैसे बांटा है। तो सोर्सेज फीचर्स दोनों आपको ध्यान रखने हैं। और जब मुस्लिम लॉ पढ़ रहे हैं आप, तो हनफी स्कूल को विशेष रूप से पढ़िएगा।
और उसके बाद पहला जो यूनिट है वो आपका एंशिएंट और मिडिवल इंडिया के बारे में है। उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए तो वो कैसे चार्टर के द्वारा उन्होंने हमको रूल किया, वो वहाँ से कैसे अपना चार्टर भेजते थे, नियम कायदे बना करके भेजते थे, और उनके जो लोग यहाँ पर बैठे थे, सेक्रेटरी फॉर स्टेट ऑफ इंडिया या वायसराय या जो भी लोग यहाँ पर थे जिनको उन्होंने कुछ टाइटल दे करके रखी थी, वो कैसे चार्टर का इम्प्लीमेंट कराते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से, तो उसके बारे में भी पढ़िएगा। और हर बार वो कुछ ना कुछ एक नया प्रावधान लेकर के आते थे। जैसे जो प्रावधान उन्होंने 1600 में दिए उसमें उनको कुछ जोड़ने की स्थिति लगी, उनको लगा कि कुछ सुधार अपेक्षित है, तो 1661 में एक नया चार्टर लेकर के आए, 1753 में एक नया चार्टर लेकर के आए, जिसके द्वारा उनका एकमात्र उद्देश्य था कि लूटना, एकमात्र जो सिद्धांत था लूटना। उसके बाद जो इवोल्यूशन हुए, लीगल इंस्टीट्यूट इवॉल्व हुए, जो कि उस समय इवॉल्व तो जरूर हुए लेकिन वो चल आज भी रहे हैं, जैसे हाईकोर्ट जैसी जो व्यवस्था है वो आज भी चल रही है। और उसके बाद जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है, जो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, और पॉलिटी के लिहाज से देखा जाए, पॉलिटी के लिहाज से देखा जाए, खैर अभी आपका पॉलिटी सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आने वाले समय में कॉन्स्टिट्यूशन जब आप पढ़ रहे होंगे तो उस समय आपका विषय होगा, और उस समय आपका कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, मॉडिफिकेशन, सुधार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, और ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट है, ये सब आपके लिए बहुत जरूरी रहने वाला है। तो निवेदन है कि बस केवल कल 5 सवाल मिल जाएं, कल 5 सवाल हल हो जाएं, इसके लिए हिम्मत पढ़िए। इन प्रश्नों को, इन टॉपिक्स को एक बार जब आप पेपर देकर के आइएगा, अगर आप इसके बजाय कोई सवाल ऑप्ट कर रहे हैं तो घर पे आकर के इसको विशेष रूप से पढ़िएगा, क्योंकि पॉलिटी के लिहाज से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की जो बैकड्रॉप है, जो बैकग्राउंड है, उसको जानने के लिहाज से आपके लिए बहुत ज़रूरी है आपका सिलेबस। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी हिस्ट्री का पेपर देने जा रहे अभ्यर्थियों के लिए, ढेर सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, खूब अच्छे से करिएगा। पेजेस भरने पर मैं बार बार कहता हूँ ध्यान मत दीजिए, कंटेंट लिखने का प्रयास करिए, अच्छी राइटिंग, अच्छी हेडिंग डालिए और अच्छे नंबर पाइए। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, धन्यवाद, प्रणाम।